ईरान ने रसिया को बता दिया था अटैक होने से पहले। ईरान की जो इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिसर्स है, उनकी तरफ से एक खबर मिली है कि रसिया के ऊपर जो मॉस्को शहर में अटैक हुआ था पिछले महीने, जिसमें 144 लोग मारे गए थे, वो अटैक इस्लामिक स्टेट द्वारा किया गया था। हालांकि रसिया इसको अभी यूक्रेन की भूमिका इसमें बता रहा है, लेकिन आज की जो खबर है उसमें रियूटर में पब्लिश हुई है, जिसमें बताया गया कि ईरान ने रसिया को टिप ऑफ कर दिया था कि आपके किसी इलाके में अटैक हो सकता है, बड़ा अटैक हो सकता है। हालांकि जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स है उन्होंने ये नहीं बताया था कि अटैक किस जगह में होगा और कौन से दिन में होगा। अभी तक अमेरिका ने भी इससे पहले खुलासा किया है कि उसकी तरफ से भी रिपोर्ट रसिया को सौंपी गई थी कि रसिया के ऊपर कोई टेररिस्ट हमला हो सकता है, लेकिन रसिया ने उसको उसमें ध्यान नहीं दिया, जिस कारण ये अटैक सफल हो पाया। ईरान का जो आज के दिन खबर है, ईरान की तरफ से जो रियूटर में छपी है, उससे ये चीज़ में बल मिलता है कि जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस अटैक के पीछे केवल इस्लामिक स्टेट शामिल है, तो उस चीज़ को बल मिला है इस आज की खबर के बाद। और रसिया एक ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये अटैक हुआ है ये यूक्रेन की भूमिका है इसमें, और यूक्रेन ने ही ये अटैक कराया था। उसने कुछ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों को अपने तरफ से पैसा दिया और उनको रसिया भेजा, और रसिया में उन्होंने अटैक किया। अभी आज के दिन रसिया ने जो इस अटैक के पीछे 4 लोग और शामिल थे, उनको भी आज गिरफ्तार कर दिया। दंगेस्तान से वो आते हैं और वो अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे उस इलाके में। तो अभी तक ये जो मॉस्को अटैक है कुल मिला के इसमें अभी तक लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने घुस के उस मॉस्को क्रोकस हॉल में गोलीबारी की थी। उन सभी लोगों के ऊपर इस समय केस चल रहा है, और ये इन लोगों का जो संबंध है वो या तो सेंटर एशिया से है, या फिर वो जो रसिया के मुस्लिम रीजन है जैसे दंगेस्तान हो गया, ये दूसरे प्रकार के उसके जो स्टेट है साउथ की तरफ, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कहते हैं जिन्हें, उस उससे आने वाले लोग हैं उस दर की तरफ से। और मॉस्को की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि ये जो हमला है इसको यूक्रेन ने किया था। और अभी कुछ दिन पहले मरिया जकरोवा, जो कि रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा था कि इसमें जितने हमको अभी तक एविडेंस मिले उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि ये जो अटैक है इसमें यूक्रेन का भूमिका है इसमें। जैसे कि जो अटैकर थे उनके फ़ोन में जो अकाउंट मिले थे वो यूक्रेन के अकाउंट से लिंक हो रखे थे, और इसके अलावा भी कई अभी तक एविडेंस मिले इन टेररिस्टों से, जिससे ऐसा लग रहा है कि इनका संबंध यूक्रेन से था। ऐसा रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है। और रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी इसी चीज़ को अपने स्टेटमेंट में कहा था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मैं बात मानता हूँ कि ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट टेररिस्ट थे जिन्होंने हमला किया, लेकिन इनको हमला करवाने के पीछे जो इंटेलिजेंस यूक्रेन के द्वारा दी गई थी, और इनको जो भी सहायता यूक्रेन और दूसरे जो वेस्टर्न देश है अमेरिका और यूके की तरफ से इनको मिली थी, जिस कारण इन्होंने इतना बड़ा हमला हमारे इलाके में किया था। अभी तक ईरान की जो खबर है उसके बारे में दिमित्री पेस्कोव, जो कि क्रेमलिन के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कुछ भी कहने से मना किया। उन्होंने कहा अभी मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, जब पता हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जबकि जो ईरान के ऑफिशियल्स है उन्होंने भी अभी तक इसमें कुछ कहा नहीं है। यूएस रशियन जर्नलिस्ट अलसू कुमारसिवा, इनको जेल में बंद किया हुआ है अभी रसिया ने, और इनका ऊपर ट्रायल चल रहा है, प्री डिटेंशन ट्रायल है जिसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये जो महिला है, ये अगर इनके ऊपर जो चार्जेस है अगर वो सिद्ध हो जाती है तो इनको 15 साल तक की कैद हो सकती है। तो इसके ऊपर 2 चार्जेस है। एक तो इसने अपने आप को फॉरेन एजेंट के रूप में नहीं शो किया, दूसरा इसने अपने आप को जो इसने बुक एडिट की थी उसमें बुक एडिट करते हुए इसने लड़ाई के खिलाफ, जो लोग लड़ाई के खिलाफ है उनका इसने इंटरव्यू पब्लिश किया था, तो उसको लेकर भी इस महिला के ऊपर अभी चार्जेस लगे हुए। ये जो महिला है ये यूएस और रशियन सिटीजन है, ड्यूल सिटीजन जिनको कह सकते हैं। और ये दूसरे ऐसे पत्रकार है जिसको पिछले कुछ जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से रसिया ने गिरफ्तार किया। इससे पहले इवन ग्रिस्कोविस, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर थे, उनको भी रसिया ने स्पाई चार्जेस में गिरफ्तार किए थे, जिसे जासूसी के चार्जेस कहते हैं। उनके ऊपर आरोप ये था कि वो रसिया में रहकर अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे और यहाँ के कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अमेरिका सरकार तक पहुँचा रहे थे। इवन ग्रिस्कोविस इसके ऊपर भी इस समय उनको जेल के अंदर बंद करा हुआ है, और उनके ऊपर ट्रायल चल रहा है। और उनके ऊपर भी अगर चार्जेस सिद्ध हो जाती है तो उनको भी लगभग उम्र
कैद की सज़ा हो सकती है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि इवान गिरश्कोविच को छुड़ाने के लिए अमेरिका सरकार रसिया के साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम कर सकती है और इवान गिरश्कोविच के बदले में कोई दूसरा रसिया का व्यक्ति को छोड़ सकती है। हालांकि अभी खबर पुतिन इसके बारे में वो कह भी चुके हैं कि ऐसा जो एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। और दिमित्री पेस्कोव उन्होंने भी कहा है कि इवान गिरश्कोविच का जो मामला है उसमें अभी हम कर रहे हैं कुछ, उसकी प्रोग्रेस हो रहा है, उसमें जल्दी कुछ खबर आपको बता सकते हैं। अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उनके बारे में लग रहा है कि वो जल्दी यूक्रेन के लिए जो बिल अभी तक हाउस में फंसा हुआ है उसको लाने वाले वोटिंग के लिए। और ये जो इनके तरफ से ये स्टांस में चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने यूक्रेन के लिए जो बिल है उसका ये सख्त विरोध रहे। उन्हीं के कारण ये जो बिल है लगभग 4 महीने से अटका पड़ा है हाउस में। तो ये स्टांस में चेंज 2 वजह से हुआ है। एक तो ये है कि अमेरिका की सरकार ये जो पैसा देगी यूक्रेन को लोन के तहत देगी। इससे क्या होगा कि यूक्रेन को जो पैसा मिलेगा उसको यूक्रेन को आने वाले समय में लौटाना पड़ेगा। तो रिपब्लिकन पार्टी की जो डिमांड थी कि जो पैसा है ग्रांट के बदले लोन में दिया जाए, उसको सरकार लगभग मानने वाली है। दूसरा ये भी वजह है कि जो इसमें रसिया का फ्रीज एसेट है अमेरिका में, उस फ्रीज एसेट का इस्तेमाल किया जाएगा ये पैसे देने में। यानी कि रसिया के जो पैसा लड़ाई शुरू होने से पहले अमेरिका के बैंकों में जमा था, वो रसिया चाह कर भी इसको नहीं निकाल सकता, वो फ्रीज हो चुका है। तो ये जो पैसा ये अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ है, तो इस पैसों का क्या किया जाए? क्या इस पैसों को यूक्रेन को दिया जाए? एक संभावना ये है। तो हो सकता है कि अमेरिका सरकार इसमें विचार विमर्श करके जो पैसा यूक्रेन को देगी उसमें बड़ा मात्रा में जो पैसा आएगा वो इसी रशियन जो फ्रीज एसेट है उससे यूक्रेन को मिलेगा। तो ये भी एक संभावना है, जिस कारण जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी जो डिमांड है अभी तक उसमें से 2 डिमांडें मान ली गई है। तीसरी डिमांड एक ही उनकी ये है बड़ी कि जो ये नीचे मैक्सिको पड़ता है अमेरिका के साउथर्न इलाके में, वहाँ पर अमेरिका की जो बॉर्डर है उसको मजबूत करना है। ये रिपब्लिकन पार्टी की डिमांड है। वहाँ पर फेंसिंग करनी है, जिसको अभी तक अमेरिका सरकार नहीं मान पा रही है। तो जिस कारण इसको ये ही सबसे बड़ा एक रुकावट थी यूक्रेन के बिल को पैकेज को पास करने में। रिपब्लिकन ने साफ साफ कहते थे जब तक ये दीवार नहीं बनेगी तब तक हम यूक्रेन के लिए कोई बिल पास नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने स्पीकर माइक जॉनसन से टेलीफोन में बात की थी और उनको बताया था कि यूक्रेन के लिए ये पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पैसा हमको नहीं मिलेगा तो हम ये लड़ाई में बहुत बुरी स्थिति में आ जाएंगे। तो ये जो पैसा है कुल मिला के ये यूक्रेन के लिए $60 बिलियन ये पैसा यूक्रेन के लिए ये पैकेज है। और अगर ये यूक्रेन को मिल जाता है तो यूक्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्ट इस पैसों से मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन जैसे हथियार खरीदेगा, बड़ी उसको इस समय हथियारों की कमी महसूस हो रही है, चाहे वो एम्यूनिशन हो, गोलीबारी से लेकर उसके जो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब के सब उसके कम होते जा रहे हैं। तो उसको बहुत ज़रूरत है इन पैसों की। रसिया ने जो अटैक किया था खार्किव के ऊपर फ्राइडे पिछले महीने को, उसमें लगभग थर्मल पावर स्टेशन को उसने निशाना बनाया था, जिस कारण खार्किव में रहने वाले 7 लाख लोगों की बिजली कट गई थी। तो ये जो अटैक रसिया के द्वारा किया गया था वो उसके कारण जो ये क्षेत्र के लोग थे वो बिल्कुल अंधेरे में रहने लग गए थे। और अभी खबर ये कि वो जो थर्मल पावर प्लांट में जो अटैक हुआ था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब यूक्रेन इसके ऊपर काम करेगा तो उसको कई महीने लग जाएंगे इसको दोबारा से खड़ा करने में। तो खार्किव को बिजली जो मिल रही है वो दूसरे इलाकों से भेजी जा रही है, जिस कारण वहाँ पर बिजली कुछ ही घंटों तक अभी रहती है। तो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत है, बिना बिजली से काम चलाने उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कुछ लोगों से बीबीसी ने बातचीत की है। एक महिला है जो कि सैलून चलाती है, उस अपनी परेशानी को बताती है। वो कहती है कि 9 बजे सुबह के समय जो बिजली वो कट जाती है और उससे पहले मोबाइल को चार्ज करना मेरे को पड़ता है, इसके लिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ और अपने जितने भी डिवाइसेस है उनको चार्ज में लगा देती हूँ। एक दिन मैं 9 बजे तक मुझे लग रहा था ऐसे ही होगा शेड्यूल, 9 बजे के बाद बिजली कट जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने फ़ोन को चार्ज थोड़ा जल्दी लगाया 7-8 बजे के समय में, तो मेरे को पता लगा कि उस दिन बिजली जल्दी काट दी गई थी। तो इस प्रकार से लोगों को ये जो पावर आउटरेज है उसका सामना करना पड़ रहा है। साथ में कुछ दूसरे लोग हैं जो कि अब इसको काफ़ी
खतरा मानने लग गए। उनको लगता है कि अभी उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, और वो देख रहे हैं कि वो इस बात में विचार कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो उस इलाके को छोड़ के चले जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जो फ़ौज यहाँ पर वो रसिया का सामना कर रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, वो हमको बचाने में असफल हो रही है। तो इस वजह से वो इस क्षेत्र को छोड़ने की बात कह रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके विचार कर रहे हैं। जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से भी हो रही है, और यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में बेलग्रोद इलाका जो रसिया का पड़ता है वहाँ पर यूक्रेन द्वारा स्ट्राइक किया गया था ड्रोन के द्वारा, जिसमें कई रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाई, जिस कारण रसिया की जो अब रिफाइनरी है जो उसके बॉर्डर के लाइन में थी उसके में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के कारण जो रसिया का क्रूड प्राइस है और क्रूड प्रोडक्शन है वो प्राइस तो बढ़ गया उसका, और दूसरा जो प्रोडक्शन है वो घट गया है। तो रसिया इसकी भरपाई इंडिया और चाइना की रिफाइनरी से कर रहा है। वो इंडिया और चाइना को जो रॉ मटेरियल है वो भेज रहा है, और जो रिफाइनरी का काम हो रहा है वो इंडिया और चाइना में हो रहा है। तो रसिया का जो रिफाइनरी का बिजनेस है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जब से यूक्रेन ने रसिया के बेलग्रोद को निशाना बनाना शुरू किया है। रसिया की जो सरकार है वो इन रिफाइनरीज को बचाने में असफल हो रही है, और सवाल रसिया के ऊपर उठ रहा है कि रसिया इस समय उसके खुद के क्षेत्र इस समय सुरक्षित नहीं है। बेलग्रोद के ऊपर जब से यूक्रेन ने अटैक किया है तो उसने सिविलियनों को भी निशाना बनाया, जैसे कि एक स्ट्राइक मार्केट में हुई थी जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा वो जो रिफाइनरीज और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ हो गई उनको निशाना बना रहा है। तो कुल मिला के जो यूक्रेन है वो भी ईंट से ईंट बजाने वाला काम कर रहा है। तो ये जो इस समय यूक्रेन के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज की सिचुएशन है, क्योंकि रसिया के पास वेपन की कोई कमी नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास वेपन की कमी है। खासतौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जो रसिया की बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन की तरफ आती है तो यूक्रेन की सरकार का कहना है कि हमें इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल एक तो बहुत तेज़ी से स्पीड से ये फ्लाई करती है, जिस कारण ये टारगेट में बहुत जल्दी हिट कर जाती है। जब से हम सायरन बजता है उससे पहले ये टारगेट को हिट कर जाती है। तो यूक्रेन का कहना है कि हमको मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, जैसे पेट्रियट मिसाइल जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, अगर वो हमको मिल जाता है तो हम इन बैलिस्टिक मिसाइल का सामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यूक्रेन बार बार वो अमेरिका और यूरोपियन देशों से मांग कर रहा है कि उसको एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए, ताकि वो रसिया हमलों से वो तैयारी कर सकता है और उसके लिए वो जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। तो उसके लिए वो वेस्टर्न देशों से चाहता है कि वो उसकी हेल्प करे।